Good morning, students. This is the part 8 of your class 10 Social Science Understanding Development. Now, we will continue our lesson. Listen, we use per capita income as a measure to compare different countries. हम इतना जानते हैं कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं. The currencies of these countries are pegged to the American dollar. इसका मतलब क्या है कि अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राओं को, करेंसी को अमेरिकन डॉलर के अनुसार देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी रुपीज़ एंड नेपालीज रुपीज़ इक्वल अ डॉलर, यानी $1 कितने रुपयों के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपयों के बराबर होगा. सपोज एन अमेरिकन विथ $100 कम्स टू इंडिया. मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $100 है और $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है. हाउ मैनी रुपीज़ वुड ही $100 बी वर्थ. इसका मतलब कि उसके पास, जो व्यक्ति भारत आता है राइट, $100 लेके, तो उसके पास कितने रुपए होंगे. अब यहाँ पे going by the currency exchange rate in the market, he would have around 6,500. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, $1 यानी कि 65 रुपीज़ बाजार भाव के अनुसार उसके पास 6,500 रुपये होंगे. बट should we calculate according to the market rate if we want to compare per capita income. परंतु हम क्या पर कैपिटा इनकम यानी कि अगर कंपेयर करेंगे, बट शुड बी मार्केट रेट, तो क्या मार्केट रेट का उपयोग थोड़ी कर सकेंगे कि पर कैपिटा इनकम यदि हमें निकालना है. हाउ डू वी कंपेयर एंड फाइंड आउट द डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट इफ़ वी डू नॉट यूज द मार्केट रेट. अब यदि बाजार भाव नहीं लेते हैं तो डॉलर और रुपए में अनुपात कैसे निकालेंगे. सर्वेज आर कंडक्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज to find out how many goods and services can be bought with $1 in these countries. बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि विभिन्न देशों के सर्वेक्षण या सर्वे के आंकड़ों के द्वारा यह पता करते हैं कि $1 में समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जा सकती है. सपोज the American in our example bought goods and services worth $100 in America. मान लीजिए एक व्यक्ति $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएं खरीदता है. How much would he have to spend to get the same goods and services when he comes to India, right? और जब भारत में आता है तो उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे. Now suppose he spent ₹3,500 to buy these goods and services. और मान लीजिए उस व्यक्ति ने भारत में उसी सामान के लिए 3,500 रुपीज़ खर्च किए हैं. Then $1 spent in America would equal ₹35 spent in India, right? यानी कि उसका $1 35 रुपये के बराबर हुआ. यहाँ पे $100 है ना बेटा, यहाँ पे राइट $100 है, तो एक यहाँ पे $100 खर्च किए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कुछ सुविधा, और यहाँ पे सेम गुड्स और सर्विसेज के लिए वह 3,500 खर्च कर रहा है. तो $1 इक्वल टू 35 स्पेंट इन इंडिया. इंडिया में $1 का 35 रुपये के बराबर हुआ. नाउ बाय डूइंग दिस वी मेंटेन परचेसिंग पावर पैरिटी. इसका मतलब क्या है, बाय डूइंग दिस वी मेंटेन परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है. इनकम अमंग कंट्रीज इज कंपेयर्ड बाय टेकिंग परचेसिंग पावर पैरिटी इनटू अकाउंट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम अमंग कंट्रीज इनकम इज कंपेयर्ड बाय टेकिंग परचेसिंग पावर पैरिटी इनटू अकाउंट. यानी आय की तुलना इसी अनुपात से की जाती है ताकि क्रय शक्ति समता यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी यानी समता बनी रहे. अभी
अब इस टेबल 17.6 को देखिए, कंट्री पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में, यानी ये जो कंट्री है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड चाइना, इसमें प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर में पर कैपिटा इनकम कितनी है। इंडिया में 5497 है, नेपाल 2311, वहीं श्रीलंका में 9779 एंड चाइना में 12,547, राइट। अब why is it better to use purchasing power parity to compare the income between countries? From the table above, compare per capita income of India and China. ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रय शक्ति समता यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर तुलना क्यों बेहतर है। अब ये जो टेबल है, इस तालिका को देखते हुए भारत और चीन, इंडिया एंड चाइना का तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाएं। पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाएं। वी कैन नॉट बाय ऑल आवर बेसिक नीड्स एंड फैसिलिटीज विथ आवर पर्सनल इनकम। केवल निजी आय से हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, इनकम वुड नॉट हेल्प अस टू बाय अ पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम अपनी आय से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। फॉर दैट वी वुड हैव टू मूव टू अ प्लेस विथ अ प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट। प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट मतलब शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा, राइट। मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कंटेजियस डिसीज। पैसा हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। वी नीड टू हैव अ क्लीन एंड सैनिटरी एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। इसी प्रकार स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होगी ताकि हम बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। सिमिलरली, private security guards cannot be deployed for every individual, but a safe and peaceful environment can be created for everyone. इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। फॉर दिस वी नीड सेवरल पब्लिक फैसिलिटीज। इसी प्रकार हमें इसलिए हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता। अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम वुड बेनिफिट एवरीवन। यानी कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम वुड बेनिफिट एवरीवन। यानी सार्वजनिक वितरण, यानी कि अगर उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फ़ायदा होता है। सो वुड बेसिक फैसिलिटीज़ सच एज अ पब्लिक facilities such as public distribution system that enables people to obtain their rations of food, grains and other necessities at subsidized rates. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन, जैसे यहाँ पे राशन और फूड ग्रेन्स और जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त होती है। कम कीमत यानी सब्सिडी मिलता है उनको, सब्सिडाइज्ड रेट पर प्राप्त होती है। और सच आ सिस्टम वुड रिड्यूस द लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। और इससे क्या होगा, कुपोषण का स्तर कम होगा। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू पीपल कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए अब क्या होगा, मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक कैसे रहता है, इसे एक उदाहरण से हम समझेंगे। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग
बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटी मतलब मूलभूत व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी लेवल वॉज वेरी लो इन हिमाचल प्रदेश। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। इट वॉज सिमिलर टू मध्य प्रदेश, और यानी कि मध्य प्रदेश के बराबर था। इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क टू इस्टेब्लिश स्कूल इन दिस हिली स्टेट, और यहाँ पे पहाड़ी इलाका होने के कारण स्कूल या पाठशालाओं का विकास करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था। बट द पीपल एंड द गवर्नमेंट वर कीन टू सी द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लेकिन सरकार और जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे। The government decided to open schools to provide free low cost education, और राज्य सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क और या फिर कम लागत पर शिक्षा को सुनिश्चित किया। Gradually, these schools were given additional facilities such as more teachers and classrooms, toilets, drinking water, etc. और धीरे धीरे इन स्कूल्स में, विद्यालयों में शिक्षकों, टीचर्स, कक्षाओं, क्लासरूम, शौचालय यानी टॉयलेट और पीने के पानी, ड्रिंकिंग वाटर इत्यादि सुविधाएं दी गई। What is surprising is that Himachal Pradesh spent ₹2005 per student in 2005 compared to the all India average of ₹1049। और यह आश्चर्यजनक क्या हुआ कि 2005 में, जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक बालिका की शिक्षा पर औसत 1049 रुपीज़ खर्च किए जा रहे थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह खर्च 2005 रुपये का था। द स्टेट आल्सो एनकरेज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, एनकरेज किया गया। एज अ रिजल्ट द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट अंडरवेंट मासिव चेंजेस, यानी कि फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया, मासिव चेंजेस आया, व्यापक परिवर्तन। Infant mortality and girl child mortality was reduced significantly। ठीक है, और इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा फलस्वरूप क्या हुआ कि शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट यानी शिशु, मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु, ठीक है दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड गर्ल चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी कि लड़कियों की बाल मृत्यु दर में भी कमी आई। द वीमेन हियर आर मोर प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट, यानी कि यहाँ की महिलाएं कामकाजी एवं आत्मविश्वासी है। ठीक है, द वीमेन हियर आर मोर प्रोडक्टिव यानी कामकाजी हैं, एंड सेल्फ रिलायंट यानी आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी हैं। Venturing out of their homes to work and also allowing their daughters to work, यानी खुद भी घर से बाहर काम करते हैं और अपनी बेटियों से भी बाहर काम करने की उम्मीद रखते हैं। In this way, the spread of education led to major changes in the state, और इस प्रकार शिक्षा ने इस प्रदेश में काफ़ी बदलाव किया। With the literacy rate touching 83.98%, और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.98% तक पहुंच गई है। द स्टेट हैज प्रोग्रेसिवली एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज्ड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस। इसका मतलब ये है कि अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। दी आर बेटर देन मोस्ट अदर स्टेट। वी कैन गेट glimpse ऑफ द चेंजेस फ्रॉम द टेबल 817.77। अब इस टेबल जो है ना, इसकी एक झलक अपन हम देखते हैं कि हिमाचल, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव हैड 5 more ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा पाने वाले छात्र छात्राएं, देखिए गर्ल्स एंड बॉयज़ 93 एंड 2006,
गर्ल्स 93 में 39% है तो 2006 में 60%, बॉयज़ 57% 93 में है तो 75% जो है वह 2006 में है। Now we have tried to understand the concept of development in this chapter. इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। विकास की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस अवेलेबल क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट। देखिए, वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस डेवलपमेंट क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट। और विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं। और we learned about the true meaning of development by estimating the progress in various human development indices based on these criteria। और जैसे कि विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं और इन्हीं मापदंडों के आधार पर मानव विकास संकेत को यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में हुई प्रगति का जब हम अनुमान लगाते हैं तब विकास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। वी लर्न द सोसाइटीज कैन बी कंसिडर डेवलप्ड इफ दे स्कोर हाई ऑन नॉर्म्स सच एज इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशियस लेवल। हमने क्या देखा कि आय, इनकम, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और समाज में पोषण का स्तर यानी न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशन लेवल, राइट, न्यूट्रिशन लेवल के जो स्तर हैं इनके मानकों की कसौटी पर खरा उतरने वाला विकसित समाज, वो ही उतरने वाला विकसित समाज उस श्रेणी में, विकसित समाज की श्रेणी में रखा जाता है। सो बेटा, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। रिवाइज एंड रीड अगेन एंड अगेन द चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज।